बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अब्जर्डिज़म। आज हम अब्जर्डिज़म मूवमेंट को थॉरोली डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन, ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्जर्डिज़म को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब्जर्डिज़म क्या है? अब्जर्डिज़म एक फ़िलोसफिकल मूवमेंट है, एक फ़िलोसफिकल बिलीफ है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये क्लेम करता है कि इंसान अपनी लाइफ के मीनिंग को तलाश करने में नाकाम रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ के एसेंस को तलाश करने में नाकाम रहा है और इस तरह के जो सवालात हैं जैसा कि वाई वी आर अलाइव, वाई वी हैव टू डाई एंड वाई देयर इज़ इनजस्टिस एंड सफरिंग, ये तमाम क्वेश्चन जो उसके माइंड में आते हैं उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से, उन तमाम को आंसर नहीं कर पाया। एंड आल्सो अब्जर्डिज़म डील्स विद द फंडामेंटल नेचर ऑफ द अब्जर्ड। अब्जर्ड की फंडामेंटल नेचर के साथ डील करती है अब्जर्डिज़म कि जब एक इंसान को एक इंडिविजुअल अपने अब्जर्ड से मिलता है तो उसका क्या रिएक्ट होता है। ठीक है, अब्जर्ड वर्ड अगर देखें तो इसका क्या मतलब है? इरेशनल, इनएप्रोप्रिएट, सेंसलेस, इनसेन, शॉकिंग, बिजार एंड नॉन सेंसिकल। ये वर्ड अब्जर्ड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इरेशनल का मतलब है रीज़न के बगैर, इनएप्रोप्रिएट गैर मखसूस, सेंसलेस जैसा कि बिल्कुल पागलपन, सेंसलेस होना, ऐसी बात करना, ऐसा अमल करना जिसकी कोई सेंस ना हो, इनसेन पागलपन, शॉकिंग हैरान कुन, बिजार नॉन सेंसिकल। ये वर्ड अब्जर्ड की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड से अब्जर्ड की आपको अच्छे से समझ आई होगी। हम समझते हैं कि अब्जर्डिज़म क्या है। व्हाट इज़ अब्जर्डिज़म? एक फ़िलोसफिकल बिलीफ है, जैसा कि हमने पहले बात की, एक फ़िलोसफी है जो कि इस बिलीफ पे बेस्ड है कि ये जो दुनिया है ये इरेशनल है और मीनिंगलेस है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, ये टोटली मीनिंगलेस दुनिया है और इरेशनल है। द बिलीफ दैट ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट इन पर्पसलेस। अब्जर्डिज़म के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पर्पसलेस दुनिया में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। उनके माइंड के जो क्वेश्चंस हैं कि हम क्यों आए, हमारा मकसद क्या है और अगर हम मर जाएंगे तो क्यों मरेंगे, और यहाँ पे इतनी सफरिंग्स और इनजस्टिस क्यों है, इन तमाम सवालों के जवाब भी इंडिविजुअल नहीं दे पाया और अपनी लाइफ में एसेंस भी ऐड नहीं कर पाया। अब्जर्डिज़म ये है कि ये दुनिया है ही इरेशनल और मीनिंगलेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ओरिजिन ऑफ अब्जर्डिज़म की बात करें तो हम देखते हैं कि अब्जर्ड का जो लफ्ज़ है ये लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ अब्जर्ड से निकला है, जिसका मतलब है आउट ऑफ ट्यून या फिर डिस्कॉर्डेंट। आउट ऑफ ट्यून या आउट ऑफ हार्मनी भी इसको कह सकते हैं। या डिस्कॉर्डेंट का क्या मतलब है? बेमौजू होना, बेजोड़ होना या फिर बेसुरा होना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब्जर्डिज़म जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के क्लोजली रिलेटेड है और इसका ओरिजिन जो है वो हमें 19th सेंचुरी के फिलोसफर सोरेन किरकेगार्ड के वर्क से मिलता है, जिन्होंने सबसे पहले एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को क्रिएट किया था और अब्जर्ड वेज के साथ डील करना शुरू किया था। अगर हम देखें तो मार्टिन एसलिन जो हैं उनको फाउंडर कहा जाता है अब्जर्डिज़म का। उन्होंने 1960s के अंदर एक वर्क लिखा था जिसका नाम है थिएटर ऑफ द अब्जर्ड। थिएटर ऑफ द अब्जर्ड में सबसे पहले मार्टिन एसलिन ने इस टर्म को यूज़ किया था और उसके बाद फिर यूरोपियन राइटर्स जो थे, यूरोपियन और अमेरिकन राइटर्स एवंट ग्रेड्स जो थे यानी कि प्ले राइट्स और राइटर्स ने भी इस मूवमेंट पे काम करना शुरू किया, जिनमें हमारे पास सैमुअल बेकेट आ जाते हैं, हॉर्लड पिंटर, एडवर्ड एल्बी एंड जीन जिनेट वगैरह। स्टूडेंट्स, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। मार्टिन एसलिन का जो वर्क है थिएटर ऑफ द अब्जर्ड, ये वर्क इन्फ्लुएंस था एग्जिस्टेंशियलिज्म से। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसको जेन पॉल सार्टर ने और एल्बर्ट कैमस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ के जो कोई भी लाइफ हैज़ नो इंट्रिंसिक मीनिंग, ज़िंदगी के कोई भी इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है और हर इंसान को अपनी लाइफ का मकसद खुद तलाश करना है, खुद इसमें मीनिंग लाने हैं, खुद चॉइसेस और एक्शंस के थ्रू इसके अंदर मीनिंग लाने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब्जर्डिज़म जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के रिस्पॉन्स में आई और इसने एग्जिस्टेंशियलिज्म के इस आइडिया को रिजेक्ट किया। इनके अकॉर्डिंग अब्जर्डिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग लाइफ के मीनिंग को सर्च करना भी, लाइफ में एसेंस ऐड करने की जो कोशिश है वो भी अब्जर्ड है। ठीक है, मीनिंग सर्च करना खुद एक अब्जर्ड है। ठीक है, अब्जर्डिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ में मीनिंग ऐड करना भी अब्जर्डिटी है। अगर हम अब्जर्डिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करें तो मैं यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि जितने भी इज़म्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर
उन तमाम इज़म्स के बैकग्राउंड में हमें एक ही चीज़ मिलेगी कि ये वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद शुरू हुई थी, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स, कुछ इज़म्स ऐसी हैं जो कि जंग के दौरान शुरू हो गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी इज़म्स हैं जो कि जंग के बाद शुरू हुई थी। तो इस तरह से अब्सर्डिज़म जो है, जैसा कि हमने पहले बात की कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है, और ये मूवमेंट जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुई थी, और ये मूवमेंट एक रिस्पॉन्स था, किसको रिस्पॉन्स था? नाइलिज्म को। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी फिलोसफी है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जो सोरेन किरकेगार्ड के वर्क से काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये मूवमेंट फेमस कब हुई थी? वर्ल्ड वार 2 के बाद फेमस हुई थी, और इस पर सबसे ज़्यादा काम यूरोपियन राइटर्स ने किया था, अमेरिकन राइटर्स ने इसमें बहुत कम काम किया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ, इज़म्स क्यों स्टार्ट हुई थी और इनका पर्पस क्या था। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वार 2 का जो टाइम पीरियड था, जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे, और फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, अमेरिका जो ममालिक थे, ये एक तरफ थे। इतनी डिस्ट्रक्शन थी, हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ डार्कनेस थी, लाइफ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने बिलवर्स को खो चुके थे, वो अपने डियर वंस को खो चुके थे। उस तबाही को देख के लोगों के जो यकीन थे, उनके बिलीव्स जो थे वो डगमगा रहे थे। दुनिया बहुत सारे इज़म्स में डिवाइड हो चुकी थी, जैसे रेसिज्म, मार्क्सिज्म, इंपीरियलिज्म वगैरह। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जंग थी, ये जो वर्ल्ड वार 2 थी, ये पर्सन टू पर्सन नहीं थी, बल्कि ये जंग इज़म टू इज़म थी। ये इज़म्स वर्ल्ड वार 2 के लोगों की लाइफ का इंटेग्रेट पार्ट बन चुकी थी, बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की शिनाख्त इज़म्स के साथ अल्टर हो चुकी थी, और हर कोई इन इज़म्स की सिक्योरिटी में लगा था। एक क्योस था हर तरफ, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की जो डिस्ट्रक्शन थी, उससे लोगों के जहनों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। वो दीन से हटने लगे, उनका ईमान जो है वो डगमगाने लगा, वो गॉड पे यकीन नहीं रहा था। जब उनके प्यारे मर रहे थे, तबाही हो रही थी, हर तरफ ब्लड शेड हो रहा था, हर तरफ लोगों का जो मज़हब है उससे एतबार उठ चुका था। ये रियलिटी उनके सामने आ गई कि अगर गॉड होता तो ऐसा ना होता, अगर गॉड होता तो वो उनके प्यारों को बचा लेता। तब ही फ्रेडरिक नीशे ने यह कहा था कि गॉड इज़ डेड। लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लोगों का यकीन पॉलिटिक्स से भी उठ चुका था, लोगों का यकीन ईमान से, दीन से उठ चुका था, रिलीजियस से उठ चुका था। वो लोग जो एक दूसरे की बात करते थे, एक दूसरे की फिक्र करते थे, वो अब इंडिविजुअल की बात बन गई। राइटर्स ने लिखना स्टार्ट कर दिया कि हर इंसान अपनी फेट का खुद रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ वो चूज़ करेगा, जो वो अमल करेगा, उसके बदले अच्छा या बुरा उसको फल मिलेगा। राइटर्स ने कोशिश की कि वो अपने वर्क्स के थ्रू लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर सकें। बहुत सारे राइटर्स ने थीरीज के थ्रू लोगों की सोच बदलने की काफ़ी कोशिश की, और इस तरह से जो है बात इंडिविजुअलिज्म तक आई। अब्सर्डिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। द मिथ ऑफ सिसिफस। द मिथ ऑफ सिसिफस बेसिकली क्या है? स्टूडेंट्स, एल्बर्ट कैमू का आपने नाम सुना होगा। एल्बर्ट कैमू जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, ठीक है, और अब्सर्डिज्म के साथ उनको एसोसिएट किया जाता है। एल्बर्ट कैमू ने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में लाइफ गुजारी और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सफ़र किया, बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस किए। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अब्सर्डिज्म को अपने वर्क में यूज़ किया। उन्होंने एक वर्क लिखा जिस वर्क का नाम है द मिथ ऑफ सिसिफस। अब सिसिफस क्या है? द मिथ ऑफ सिसिफस क्या है? स्टूडेंट्स, ये एक ग्रीक मिथ है, ये ग्रेट वर्क है अब्सर्डिज्म के अंदर। द मिथ ऑफ सिसिफस ये ग्रीक मिथ है जो कि हमें एक सिसिफस की स्टोरी है, ठीक है। सिसिफस कौन है? ये ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है, एक किंग है जो कि पनिश होता है गॉड से, ठीक है, अपने डिसीटफुल और कुनिंग वेज की वजह से। अब उसकी पनिशमेंट क्या है कि उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाना है, उसको ऊपर लेके जाना है, और वहाँ से उस पत्थर को धक्का देके दोबारा ज़मीन पे गिराना है, और फिर उसको ऊपर लेके जाना है, और ये ही अमल उसने रिपीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है, द मिथ हैज़ बीन इंटरप्टेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, बट For Albert Camus, it became a central metaphor for the absurd condition of human life. अब इस पूरे प्रोसेस का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। मुसलसल कोशिश, मुसलसल एफर्ट्स हैं, इंसान का वक्त भी लग रहा है, लेकिन उसको कोई पर्पस भी हासिल नहीं हो रहा। एल्बर्ट कैमू के लिए मिथ सिसिफस जो है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिसिफस की पनिशमेंट नेवर एंडिंग है, पॉइंटलेस है, बिल्कुल ह्यूमन स्ट्रगल की तरह। एल्बर्ट कैमू फिर भी ये आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि बेशक लाइफ अब्सर्ड है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो इसमें पर्पस तलाश कर सकता है रिवोल्ट के थ्रू, पैशन के थ्रू। कैमू ने और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे जिनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जैसा कि हमने डिस्कस किया, द मिथ ऑफ सिसिफस एंड द प्लेग एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रेंजर। राइटर है हमारे पास सैमुअल बेकेट जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं। इन्होंने अब्सर्डिज्म पे एक वर्क लिखा जिसका नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। वेटिंग फॉर गॉड सबने पढ़ा होगा।
1954 में वर्क लिखा गया और इस वर्क को अब्सर्डिज्म का डिफाइनिंग वर्क भी कहा जाता है, जिसमें दो लोग दिखाए जाते हैं, दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि पॉइंटलेस कन्वर्सेशन में बिजी हैं, ठीक है। और वो वेट कर रहे हैं गोडो के आने का, उनको वहाँ पे सुबह हो रही है, वहाँ पे शाम हो रही है, उनके पास करने को कुछ नहीं है, वो पॉइंटलेस और पर्पसलेस लाइफ गुजार रहे हैं किसी के इंतज़ार में, गोडो के इंतज़ार में। तो इससे ये शो होता है कि लाइफ अब्सर्ड है, उनकी अब्सर्डिटी को दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इस अब्सर्डिटी को जो है दिखाया गया। और आई होप आपको वेटिंग फॉर गोडो पढ़ने के बाद आपको अब्सर्डिज्म अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास वर्क है द अमेरिकन ड्रीम। द अमेरिकन ड्रीम ये वर्क लिखा है एडवर्ड एल्बी ने, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है अब्सर्डिज्म के अंदर। इस वर्क को भी पढ़ें तो आपको अब्सर्डिज्म के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स नजर आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब भी कोई वर्क पढ़ें तो आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमर एंड आयरनी। ह्यूमर एंड आयरनी क्या है? अब्सर्डियस थिंकर ह्यूमर और आयरनी का यूज़ करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कॉन्ट्रोडिक्शंस को और पैराडॉक्सिस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसा कि सोरेन किरकेगार्ड ने अपने वर्क्स में पैराडॉक्सिस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट क्या है? और एंग्विश के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। अब्सर्डिज्म एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट को सपोर्ट करता है जब कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ के मीनिंग को सर्च करने में नाकाम रहता है, जब इंडिविजुअल अपनी लाइफ के इनहेरेंट मीनिंग को नहीं ढूंढ पाता तो उस मीनिंगलेसनेस पर वो एंग्स्ट का शिकार होता है, जिसे अब्सर्डिज्म सपोर्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एम्फसिस ऑन फ्रीडम। अब्सर्डिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ के कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, इसके बावजूद अब्सर्डिज्म इंडिविजुअल को इनकरेज करता है कि अपनी फ्रीडम को महसूस करे और अपने लिए खुद मीनिंग बनाए, खुद अपनी लाइफ के अंदर एसेंस ऐड करे और ज़िंदगी का कोई मकसद बनाए, इवन इन द फेस ऑफ अब्सर्डिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है निगेट रैशनलिज्म। रैशनलिज्म को निगेट करती है, ठीक है। अब्सर्डिज्म जो है, अब्सर्डिस्ट मूवमेंट रैशनैलिटी को डिनाई करती है, रीज़न को डिनाई करती है, रीज़न और लॉजिक को नहीं मानती, क्योंकि अब्सर्डिज्म के अकॉर्डिंग रैशनैलिटी या रीज़न सिर्फ चीज़ों के सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है। सुपरफिशियल का मतलब है उनकी बैरूनी तय के साथ डील करती है, ऊपरी सतह के साथ डील करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी क्या है? अब्सर्डिटी जो है ये एक मोस्ट एक्सप्लोर्ड थीम है अब्सर्डिज्म के अंदर। ये बताता है कि दुनिया जो है ये मीनिंगलेस है और जितने भी रीजनल डिसीजंस हैं वो तमाम इम्पॉसिबल है। अभी वेटिंग फॉर गोडो को पढ़ के भी हम अब्सर्डिटी की एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्रूलिटी एंड वायलेंस। क्रूलिटी एंड वायलेंस क्या है? बीनीथ द नॉनसेंस एंड स्लैपस्टिक ह्यूमर ऑफ अब्सर्डिज्म लर्क्स एन एलिमेंट ऑफ क्रूलिटी ऑफन रिवील्ड इन आवर डायलॉग्स बिटवीन कैरेक्टर्स बट ओकेजनली मैनिफेस्टेड इन एन एक्ट ऑफ वायलेंस। आप इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल देख सकते हैं वेटिंग फॉर गोडो के अंदर, जिसमें क्रूलिटी और वायलेंस दिखाया गया है कि किस तरह से उसका मास्टर जो है वो उसके ऊपर जुल्म करता है, ठीक है, उसको मारता है, उसको बांध देता है रस्सी के साथ, यानी कि क्रूलिटी और वायलेंस दिखाया गया है वेटिंग फॉर गोडो के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक है डोमिनेशन की। डोमिनेशन का मतलब होता है गालिब आ जाना या किसी दूसरे पे चढ़ाई करना। इन ड्रामा इफ अब्सर्ड देयर इज यूजली वन कैरेक्टर दैट, अगर ड्रामा जो है वो अब्सर्ड है, अब्सर्डिज्म पे है, अब्सर्डिस्ट है, तो उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि डोमिनेटर होगा और एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि डोमिनेटेड होगा, यानी कि मास्टर और सर्वेंट के जो रिलेशन है वो दिखाया जाएगा और क्रूलिटी और वायलेंस दिखाया जाएगा, अब्सर्डिटी दिखाई जाएगी। ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको तमाम एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, अब्सर्डिज्म के अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।